हेलो एवरीवन, आज हम एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी एलिमेंट का नंबर है 8। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा सोडियम कंपाउंड के। अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अंदर वाले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तभी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पर बाहर का जो हमारा आउटर शेल होता है एटम का, वहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये सोडियम के, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर वाले शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल हो गए 11। यानी कि यहाँ पर ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैसे तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन सोडियम के शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो, जब हम बात करते हैं सोप या डिटर्जेंट के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक लंबी सी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन का पूरा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसको हम वैसे टेल भी बोल देते हैं और इसको हम हेड बोल देते हैं। तो इसकी जो टेल है, जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हुआ, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक का मतलब होता है डरना, यानी कि ये पानी से डरते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है, यानी कि जो हेड रीजन होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, यानी कि पोलर एंड हुआ, यानी कि ये हुआ हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ, वाटर लविंग पार्ट। अब मान लो हमारे पास एक कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर कोई डर्ट लगा हुआ है। ज़्यादातर ये जो डर्ट होते हैं वो ज़्यादातर अपने पास ऑयल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल लगा है, हमने इसको पानी में डाला। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो पानी से डरता है, वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, वो बना लेगा इस ऑयल बेस्ड डर्ट के साथ बॉन्ड। और ये जो अपने पास हेड वाला रीजन होता है, वो पानी के साथ बाइंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो अब जब हम कपड़े को इस तरीके से एजिटेट करते हैं, तो ये जो मिसल बना है, इस पूरे कंपाउंड को हम अब क्या बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसल होता है वो इस डर्ट को ऊपर की तरफ उठा लेगा और फिर अपने कपड़े जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का, वो मिसल फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर। तो गन पाउडर बनाने के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो आप सब लोगों को याद रखना है, वो है सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो गन पाउडर बनाने के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं और उसको हम सॉल्ट पीटर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा वाटर होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है अपने पास सॉफ्ट वाटर,
और एक अपने पास होता है हार्ड वाटर। जब हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर के बारे में, यानी कि जो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस करता है, झाग बना देता है, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोल देते हैं। हार्ड वाटर वो होता है जो कि झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। और जब भी हम पानी की हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो पानी की हार्डनेस दो तरीके की होती है। एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट। जब हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस की, तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उससे वो हार्डनेस चली जाती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कभी कभी जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वाइट वाइट कलर का हमें कुछ दिख रहा होता है। तो वाइट वाइट कलर का क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है जो पानी को हार्ड बना रही होती है। लेकिन जब हम उसको बॉईल करते हैं वो एक सारी इम्प्योरिटीज जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। तो जब भी हम टेम्पररी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, लेकिन जब हम परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो ये वो हार्डनेस है जो बॉईल करने से भी नहीं जाती है। इसके लिए हम वॉशिंग सोडा, परमिटेड मेथड, जियोलाइट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉइलिंग से ये जो हार्डनेस होगी वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो होते हैं सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमानेंट हार्डनेस है पानी की वो होती है सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन द रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पर अब हमें क्या दिखता है, देखो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पर जिंक जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो सिंगल अपने पास एलिमेंट होता है वो हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये भी यहाँ पे किस में होगा, 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ पे ये -2, यहाँ पे ये आ जाएगा +2 कार्बन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्पेसिफिकली कार्बन के बारे में। तो कार्बन 0 से जा रहा है +2 की तरफ, यानी कि यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्या होगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, यानी कि अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अपने पास, टू वेल्ड मेटल्स टुगेदर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सच अ हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग। अब देखो, जब भी हम मेटल्स को वेल्ड करते हैं, ये मेटल दूसरा मेटल, इसको अगर हमें जोड़ना है तो तुमने देखा होगा वो जो वेल्डर्स होते हैं वो एक क्या बोलते हैं, एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें से फ्लेम निकल रही होती है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। ठीक है, तो बर्निंग से प्रोड्यूस हो रही होती है, हाई टेम्परेचर पे बर्निंग हो रही होती है। लेकिन बर्निंग किस गैस की हो रही होती है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये एसिटाइलिन की बर्निंग हो रही होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखो, ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग तो होने से रही। ठीक है, ऑक्सीजन तो आएगा, बाकी ये एसिटाइलिन याद रख लेना। एसिटाइलिन हम किसको बोलते हैं, इथाइन को बोलते हैं। ठीक है, इथाइन जो है वो IUPAC नेम होता है, और ये जो एसिटाइलिन होता है वो कॉमन नेम होता है। इथाइन क्या होता है, C≡C, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, IUPAC नेम इथाइन, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन। ठीक है, तो वेल्डिंग करने के लिए एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर अपने पास ये है लिस्ट 1 और ये है अपने पास लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है एलिमेंट, लिस्ट 2 में है उसके यूजेस। तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, लिथियम लिखा हुआ है ना। तो लिथियम की क्या होती है, बैटरीज होती हैं। तो ए का क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया।
फिर उसके बाद सोडियम, सोडियम यहाँ पे होगा कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड। अब तुमने सुना होगा कि ज़्यादा, अगर तुमने इवन नोटिस भी किया होगा कि जब तुम ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा लेते हो तो उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, तुम्हें ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सोडियम होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारे ब्लड में वाटर के कंटेंट को कंट्रोल करने में। फिर उसके बाद अपने पास आता है पोटेशियम। ये जो पोटेशियम होता है वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली तुमने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो अपने पास पोटेशियम होता है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये जो सीजियम होता है वो टाइम कीपर इन एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि डी का आ गया अपने पास 1। अब अपने ऑप्शन देखते हैं, ए का 2 लिथियम, फिर बी का है अपने पास डी, 4th आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 4 3 1, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या है, 2 4 3 1, यानी कि अपना ऑप्शन आ जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन इज। तो यहाँ पर टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके सिंबल भी हम लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो अपनी हो गई गलत। नेक्स्ट है, जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। जे थॉमसन ने तो क्या किया था, उसने दिया था वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। थर्ड है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो जो अपना एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट शेल। तो यहाँ पे जो लिखा है ना मास नंबर, तो याद रखना जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों के मास को हम बोलते हैं मास नंबर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है वो है सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द एल्कली मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो अपने एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 वाले। ग्रुप 1 में कौन कौन होता है लीना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, या फिर कई लोगों ने ऐसे भी याद किया होगा हेलीना की रब से फरियाद, ठीक है। जैसे तुम्हें याद हो रहा है वैसे याद कर लो। तो यहाँ पर जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इन सब में से भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो ये चीज़ याद रखना, जब हम, वैसे तो ये भी याद रखना ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। यानी कि ये जो अपना लिथियम सबसे ऊपर बैठा हुआ है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। तो अपना ये जो विनेगर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉमन नेम, एसिटिक एसिड तो खुद ही कॉमन नेम है, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। अपने विनेगर के अंदर 5 से 7% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो रेस्ट बच गया है वो सारा का सारा पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो देखो राइट, पहले तो ये समझ लो कि केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो वापस से उसी स्टेट में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है अगर एक बार पक जाते हैं क्या वो दोबारा से कच्चे हो जाएंगे? नहीं होंगे, यानी कि वो क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केमिकल चेंज है, हमसे पूछा हुआ जो केमिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन में ना याद रखना नॉट ये वर्ड देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां यहीं पे ही होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का अगर तुमने दही बना दिया, क्या दही से तुम दोबारा मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते, यानी कि ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्या है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? वाटर जो कि है लिक्विड स्टेट में, अब मैंने उसको फ्रीज कर दिया, यानी कि उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी वो H2O ही है, यानी कि यहाँ पे क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं बना। और क्या मैं इसको दोबारा इसमें चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं अगर इसको हीट दूंगी तो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है वो केमिकल चेंज नहीं है, वो क्या है? वो है एक फिजिकल चेंज। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जो तुमने खाना पचा लिया दोबारा से तो वो जो नॉर्मल खाना था उसमें चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से जो कि केमिकल चेंज नहीं है वो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। मास नंबर यहाँ पे कितना है? मास नंबर है अपने पास 12। और हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कार्बन, तुमने निकालने हैं न्यूट्रॉन। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। एटॉमिक मास हमें दे रखा है 12, प्रोटॉन्स दे रखे हैं 6, हमने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, यानी कि अपने पास कितने आ गए न्यूट्रॉन? 6 आ गए। तो यहाँ पे ये आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। तो याद रखना सूटी फ्लेम जो नहीं देते हैं वो होते हैं अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग रहेगी। जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं तो बेंजीन ये वाला स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, यानी कि ये सैचुरेटेड नहीं है। हेक्सेन, हेक्सेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन जब आपस में जुड़े होकर यहाँ सब में वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देना। तो यहाँ पे हर एक कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। कैसे पता लग रहा है? एन देख के पता लग रहा है। तो यानी कि ये जो है अपने पास वो सूटी फ्लेम नहीं देगा। नेफ्थलीन क्या होती है? 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो। एंथ्रासीन क्या होती है? 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो वहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही सैचुरेटेड हमें देखने को मिल रहा है हेक्सेन, और यही सूटी फ्लेम नहीं देगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब्स लेबल्ड एज A, B, C and D. A contains plain water. B contains solution of an alkali. एल्कली का क्या मतलब होता है? एल्कली वो बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। डी के अंदर है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ठीक है, सो विच वन ऑफ दीज सॉल्यूशन विल टर्न फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पे। तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर, और अगर एसिड है कोई भी तो कलरलेस रहेगा। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल हो गया तब भी ये कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे ही बेसिक होगा, बेसिक कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। ठीक है, तो यानी कि इन सब में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि फिनोफ्थलीन को पिंक में करेगा? तो पिंक तो ये भाई सिर्फ बेसिक में होता है, और इन सब में से बेसिक चीज़ क्या है? ये
ठीक है, ये तो अपने पास सॉल्ट हो गया, ये एसिड हो गया, प्लेन वाटर न्यूट्रल होता है, इन सब में ये कलरलेस रहेगा। एल्कली हमने क्या बोला था, वो बेसिस जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बोल देते हैं, यानी कि अपना आ जाएगा सॉल्यूशन भी। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हम करते हैं खत्म। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।